Hello everyone and welcome to this video. This video is related to FSC Part 1 Physics, and in this video we will study Chapter 1, and more precisely we will deal with numerical problems or example problems of Chapter 1. So let's begin. अच्छा, सबसे पहले एग्जाम्पल 1.1 देख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमें लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस ऑफ अ शीट गिवन है, जिनकी वैल्यूज गिवन है, और हमें कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ द शीट कैलकुलेट करना है और अप टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो तीनों वैल्यूज हमारे पास गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ और विड्थ, थिकनेस, और हमने वॉल्यूम फाइंड करना है अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे पास गिवन डाटा है लेंथ, जिसकी वैल्यू है 3.233 मीटर, ब्रेड्थ 2.105 मीटर्स एंड थिकनेस 1.05 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में चेंज करेंगे तो इंटू 10⁻⁻2 मीटर से जो हमने फाइंड करना है वो है वॉल्यूम। तो हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करके लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंस आ जाएगा, लेकिन इस आंस में जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमने अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करना है। अभी लास्ट डिस्कशंस में हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उनमें अप्रोप्रिएट नंबर और सिग्निफिकेंट फिगर्स इस रूल के अकॉर्डिंग आते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप इस लेक्चर को दोबारा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि अच्छा, हम जो सबसे लीस्ट नंबर एक्यूरेट फैक्टर होता है, जिसमें सबसे कम डिजिट्स होते हैं आफ्टर द डेसिमल, हम उसके इक्वल हमारे डिजिट्स होने चाहिए रिजल्ट में। अब इन तीनों में आप देख सकते हैं कि सबसे कम जो डिजिट्स हैं वो इसमें हैं। थिकनेस में 1.05, सिर्फ दो डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें दो डिजिट्स होंगे आफ्टर डेसिमल। तो ये जो हमारे पास आंसर है इसे हमने रिड्यूस करना है अपने 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। अब ये तो हमें पता चल गया कि हमने 2 डिजिट्स डेसिमल रिड्यूस करना है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो लीस्ट जब डेसिमल के आगे जिस फैक्टर में डिजिट होते हैं उसके इक्वल करना होता है। लेकिन अब इसे हम फिर रूल्स यूज़ करेंगे जो हमने स्टडी किए थे राउंड ऑफ करने के। अब ये 5 है और यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, फिर यहाँ पे 8 के बाद 2 होगा तो यहाँ पे 8 रह जाएगा। फिर इसे हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो सबसे पहले ये है 7.145 7 3 8 2 एंड 5। अब 5 का हमने रूल पढ़ा था कि उससे पहले इवन हो तो वो अपना डिजिट रिटेन होता है। तो ये 5 जब एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। इस तरह 2 5 से छोटा है तो जब इस 8 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 8 8 ही रहेगा। अब ये 8 लास्ट डिजिट है तो 8 5 से बड़ा है तो ये 3 में 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 8 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 की जगह पे। अब ये 4 5 से छोटा है तो ये 4 इस 7 पे इफेक्ट नहीं करेगा और यहाँ पे 7 ही रिटेन होगा। अभी 7 5 से बड़ा है तो ये 7 राउंड ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6। अब यहाँ पे 6 है और 6 5 से बड़ा है तो ये 4 हो जाएगा 7.15। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है, क्योंकि हमें दो डिजिट्स चाहिए थे डेसिमल के बाद, जो कि यहाँ से हमारे पास दो डिजिट सबसे कम थे थिकनेस में। तो दो डिजिट चाहिए थे डेसिमल के बाद और वहाँ तक हमने अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करेक्ट कर लिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया एग्जाम्पल 1.1 का। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1.2। इसमें हमें मैथ्स 3 मैसेज गिवन है। द मैथ ऑफ मेटल बॉक्स मेजर्ड बाय अ लीवर बैलेंसेस नंबर 1 मैस इज 2.2 kg। इसे मैथ्स 1 कह दिया हमने। द मैथ्स ऑफ 2 सिल्वर कॉइन्स M2 फर्स्ट सिल्वर कॉइन का मैथ्स है और M3 दूसरे सिल्वर कॉइन का मैथ्स है। ये ऐड है और इसने क्या है, कैलकुलेट टोटल मैथ्स, तीनों मैसेज को ऐड करना है करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट प्रोसीजन। मतलब वही हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रॉपर कैलकुलेट करने हैं। तो हमने पहले तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 2.220023। अब हमने डिसाइड करना है कि इसमें प्रॉपर प्रिसीजन क्या होगी या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे होगा। तो हमने एडिशन के लिए रूल पढ़ा था यहाँ पे, हम डेसिमल के बाद देखते थे कि किस फैक्टर में सबसे कम डिजिट्स हैं। The decimal places retained in the answer should equal the smallest number of decimal places in any of the quantities being added or subtracted. The smallest number of quantities ये है, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है आफ्टर डेसिमल, तो हमारा जो रिजल्ट होगा उसमें सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए आफ्टर डेसिमल। इसे जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 एलिमिनेट हो जाएगा एंड देन 0 एलिमिनेट होगा, 0 एलिमिनेट होगा, फिर ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 5 से छोटा है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये हो जाएगा 2.2 kg। दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज एग्जांपल 1.2 जो कि इस रूल को फॉलो करिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। पहले
तो एग्जांपल ये है कि द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ऑफ लीस्ट काउंट। अब इन्होंने लीस्ट काउंट दे दी है वर्नियर कैलिपर का, जो कि है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और उन्होंने लेंथ दे दी बॉक्स की और डायमीटर दे दिया। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है एंड अनसर्टेनिटी इन इट, और इसके अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू पाई डी स्केयर एल और 4। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है जो इस केस में यूज़ होगा। तो हमने वॉल्यूम के फॉर्मूले में तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास डायमीटर भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है। तो हमने बेसिकली अनसर्टेनिटी हमारा मेजर कंसर्न है। अब अनसर्टेनिटी के लिए हमने ये रूल पढ़ा था यहाँ पे, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अगर अनसर्टेनिटी हो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। मतलब हमने इन दोनों में लेंथ और डायमीटर में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करनी है और उन्हें ऐड करना है। लेकिन इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन है, इसमें एक जो डायमीटर है वो पावर की स्क्वायर है। तो इसके जो रूल है वो ये है कि मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। अब इसका क्या मतलब है, इसकी हमने जैसे एग्जांपल देखी थी कि अगर वॉल्यूम का ये फॉर्मूला हो तो आर क्यूब है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। इस केस में पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालेंगे डायमीटर में और लेंथ में, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैसे निकालते थे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता था, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप ये लेक्चर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, ये गिवन है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता था कि हम लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, लीस्ट काउंट 0.01 यहाँ पे गिवन है, इसे हम डिवाइड करेंगे। अगर हम लेंथ में अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं तो लेंथ से डिवाइड करेंगे जो कि है 5.35, तो इससे डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि परसेंटेज आ जाए। तो वो 0.2% हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई लेंथ में। इसी तरह डायमीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, लीस्ट काउंट हमारे पास गिवन है, डायमीटर जो कि 1.22 है उससे डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है, लीस्ट काउंट और वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। लेंथ की वैल्यू 5.35 थी तो 5.35 से डिवाइड किया, डायमीटर की वैल्यू 1.22 थी तो 1.22 से डिवाइड किया, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आ गई लेंथ और डायमीटर में। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है पाई डी स्क्वायर एल, इसमें डी का स्क्वायर है, सिंपल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो इसमें तीसरा रूल भी यूज़ होगा जो कि है पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर के कहते हैं कि जो पावर हो उससे आप उसकी अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर दो। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि अगर हमने वॉल्यूम अनसर्टेनिटी निकालनी है तो हम इस डी स्क्वेयर को 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, और फिर ऐड हो जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ के। तो ये स्क्वेयर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वेयर की वजह से, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी डायमीटर हमारे पास हमने कैलकुलेट की थी 0.8, तो 2 इंटू 0.8 प्लस यहाँ पे प्लस आएगा इनके दरमियान में, और ये लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला है परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेटेड, और ये आ जाएगा 0.2%। टोटल अनसर्टेनिटी निकलेगी 1.8%। 2 आया इस स्क्वेयर की वजह से कि हमने पावर फैक्टर यूज़ किया जो कि हमने डिटेल में स्टडी किया था, और ये हमारे पास एक वॉल्यूम की वैल्यू आ गई और परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई जो 1.8% है। अब हमने इस वैल्यू का 1.8% देखने कितना होता है, तो उसका जो आसान तरीका है वो ये कि हम इस वैल्यू को जो कि 6.2 है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.018 से। तो ये परसेंटेज से ये वैल्यू नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि आएगा 0.4। तो उससे सिंपल हमने इस तरह लिख लिया, चाहे इस तरह लिख लें चाहे इस तरह वैल्यू में लिख लें, दोनों तरह से आंसर ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका है 6.2 इंटू प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी तरह ही लिखना चाहिए प्रेफरेबली। तो हमने 1.3 एग्जाम्पल स्टडी की, लास्ट एग्जाम्पल थे उसमें दो फॉर्मूला यूज हो रहे थे फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और ये पावर फैक्टर जो हमने डिटेल में स्टडी किया था। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम देख लेते हैं जो कि 1.4। इसमें हमने बेसिकली एक इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करनी है यूजिंग डिमेंशंस। अब हमें फॉर्मूला पता है तो हमने बेसिकली प्रूफ करना है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन reveals the speed of transfer wave on a stretched string of tension F, length L and mass M। हमारे पास तीनों चीज़ें गिवन है, बस हमें ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन करेक्ट है, और वो हम कैसे प्रूफ करेंगे, वो हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि हम प्रूफ करेंगे डिमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इक्वेशन करेक्ट है। ये डिमेंशनल एनालिसिस
कि ये एक यूज़ था जो हमने डिटेल में पहले स्टडी किया था। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं जो कि है वेलोसिटी। हमें पता है कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, जिसे हम लिख सकते हैं LT-1। अब हम राइट हैंड साइड को देख रहे हैं। राइट हैंड साइड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है लेंथ से और फिर डिवाइड हो रही है मीटर से, और ये सब है अंडर रूट में, मतलब पावर 1/2 है, ये 0.5। तो नेक्स्ट स्टेप में ये मैथ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी -1, इधर पावर +1 है डिवीजन में, और ऊपर जाके हो जाएगी -1, F इंटू एल इंटू एम -1 0.5। अब हम इनके यूनिट्स देख लेते हैं। अब हमें पता है कि फोर्स का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम डिमेंशन में लिख सकते हैं MLT-2। इस तरह लेंथ का यूनिट होता है मीटर, इसे हम L लिख सकते हैं, मैस का होता है kg, M लिख सकते हैं। इसको इन सबको हमने यहाँ पे पुट किया, तो अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गया जिसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब हम पावर्स कंबाइन कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास m है, m की पावर यहाँ पे 1 है, 1, और यहाँ पे कोई पावर नहीं है, यहाँ पे है -1। ठीक, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं l। l की पावर हमारे पास 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1। इस तरह टाइम का देख लेते हैं, t यहाँ पे हमारे पास है -2, और उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, और इस सारे की पावर है 1/2 या 0.5। तो ये 1 - 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो m 0 का मतलब है कि ये 1 के इक्वल है। इस तरह l 2 हो जाएगा, और t भी हो जाएगा -2, और इस सब की पावर 1/2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा L2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और इसी तरह टाइम -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास L बच जाएगा, और इस तरह t में ये -2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास -1 बच जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डिमेंशन है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये फॉर्मूला डिमेंशनली करेक्ट है। हमने यही प्रूव करना था इस एग्जाम्पल में। अच्छा, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि है 1.5। अच्छा, 1.5 डिमेंशनल जो फिजिकल क्वांटिटीज इस टॉपिक की एक यूज़ है, और इसे हमने डिटेल में पहले इस एग्जाम्पल को प्रॉपर स्टडी कर चुके हैं। अब इसमें ये होता है कि हम डिमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए प्रॉपर एक फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, तो ये उसका इस तरह से यूज़ है। तो इसमें हम ये करते थे कि हम जिस जो मतलब अगर इसमें एग्जाम्पल में हम टाइम पीरियड को स्टडी कर रहे हैं, हम टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम को स्टडी कर रहे हैं, हमें इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है यूजिंग डिमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम उन सब फैक्टर्स को लिखते हैं जिनके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। और वो फैक्टर्स कौन से हैं? वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम में हो सकता है कि जब हम किसी पेंडुलम को स्टडी कर रहे हो तो उसका टाइम पीरियड इस लेंथ के ऊपर डिपेंड करे। हो सकता है वो इस मैस ऑफ बॉब के ऊपर डिपेंड करे। हो सकता है वो इस एंगल के ऊपर डिपेंड करे जो ये बना रहा हो स्विंग होने में। हो सकता है कि जी की वैल्यू के ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करे। तो ये कुछ पॉसिबल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिपेंड कर सकता है। तो हमने पहले इन सबको लिस्ट ऑन कर लिया कि टी में डिपेंड ऑन मैस ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम, एंगल विच द थ्रेड मेक्स विद वर्टिकल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने ये सारी फैक्टर्स नोट डाउन कर ली कि ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर सकते हैं टाइम पीरियड। तो हमने इन्हें एक सिंपल रिलेशनशिप में लिख दिया। हमने कहा कि टी इज प्रोपोर्शनल टू मैस ऑफ ए इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंगल एंड देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन सबको एक कांस्टेंट दे दिया ए बी सी और डी, कि ये हो सकता है कि मैथ्स के ऊपर किसी पावर से डिपेंड करो, हो सकता है मैथ्स के स्क्वायर पे डिपेंड करो। तो हमें अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम इसे एक वेरिएबल दे देते हैं जिसे हमने ए कह दिया कि ये एक वेरिएबल है कि ये मैथ्स की पावर से इस रिलेशनशिप में भी डिपेंड करो। तो टाइम डिपेंड कर रहा है इन सब फैक्टर्स के और कुछ वेरिएबल पावर्स के, जिन पावर्स का भी हमें नहीं पता। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो टी इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू मैथ्स की पावर ए इंटू लेंथ की पावर बी इंटू एंगल की पावर सी इंटू जी की वैल्यू डी। तो मतलब टाइम पीरियड इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब जैसे कि हमें पता है कि टाइम की डिमेंशन होती है सेकंड में या टी में, मैथ्स मेजर करते हैं हम केजी में या एम में, लेंथ मीटर में या एल में, एंगल का कोई यूनिट नहीं होता।
और जी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं LT-2 में। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इन सबके डिमेंशंस नोट डाउन कर ली, 4 फैक्टर्स की, जिन पे हमने कहा था कि टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। तो इससे हमने इक्वेशन स्टार में पुट कर दिया, तो टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और बेसिकली हमने इन वेरिएबल्स की जगह उनके डिमेंशंस लिख दिए, कि मैथ्स की जगह m लिख दिया, g की जगह LT-2 लिख दिया, और अभी तक अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें ये है कि हम इन्हें डिफरेंट डिमेंशंस के लिए कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम इसे कर लेते हैं टी के लिए कंपेयर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टी के ऊपर जो पावर है, या टी का जो डिमेंशन का यूनिट है की पावर है वो 1 है, और यहाँ पे टी, यहाँ पे यूज़र है -2, और ये इस डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू -2d। यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई -1/2। इस तरह हम डिफरेंट यूनिट्स के लिए कंपेयर कर लेते हैं, डिफरेंट डिमेंशंस के लिए कर रहे हैं। हम सपोज करें हम m के लिए कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे m नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे m है a के साथ, हमारे पास a की वैल्यू आ गई जो कि आ गई 0। तो हमने t के लिए कर लिया, m के लिए कर लिया, अब हम l के लिए कर लेते हैं। अब l जो है यहाँ पे नहीं है, तो यह आ जाएगा 0, और यहाँ पे l है b के इक्वल, 0 इज इक्वल टू b प्लस, और यहाँ पे है d से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 इज इक्वल टू बी प्लस डी, तो आ जाएगा b इज इक्वल टू -d। अब d की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है जो कि -1/2, तो हमने इस d की जगह -1/2 लिखा, तो हमारे पास b आ गया 1/2। तो बेसिकली हमारे पास अब चारों कॉन्स्टेंट्स आ गए, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू -1/2। हमने डिमेंशंस, तीनों डिमेंशंस के लिए कंपेयर किया पावर्स को, और हमारे पास इन वेरिएबल्स की पावर आ गई जो हमने एज्यूम किए थे कि ये इन पावर्स पर डिपेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हमने पहली इक्वेशन में, इक्वेशन स्टार्ट में ए बी सी और डी की वैल्यूज पुट की, जो ये ए बी सी और डी थे, तो उनकी वैल्यूज हमने ड्राइव की और फिर अब इन्हें पुट कर दिया। तो एम की पावर 0 थी, तो ये बेसिकली 1 हो जाएगा। इस तरह एंगल की पावर 0 निकली थी, सी 0 निकला था, तो ये दोनों 0 हो गए। इस तरह एल के ऊपर ये पावर 1/2 से डिपेंड कर रहा था, और डी के ऊपर -1/2 से, मतलब जी के ऊपर की पावर बन जाएगी -1/2। अब जी की पावर -1/2 है, तो ये जब डिवाइड होगा तो इसकी पावर हो जाएगी +1/2। जी -1/2 से जब नीचे गया तो ये हो गया 1/2। ठीक, तो ये मतलब अंडर रूट आ गया L/G, और इसी तरह ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया टाइम पीरियड का, जो है T इज इक्वल टू 2π√L/G, जो कि 5th एग्जाम्पल प्रॉब्लम है। इससे हमने बहुत डिटेल में पहले भी एक दफ़ा स्टडी कर चुके हैं इस एग्जाम्पल को, ये सेकंड टाइम है। अगर इफ़ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो दैट वाज इन मोर डिटेल। अच्छा, अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल प्रॉब्लम 1.6। अच्छा, एग्जाम्पल प्रॉब्लम 1.6 इज कंपैरेटिवली सिंपल। इसमें बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है, f इज इक्वल टू 6π/μ0 rv, फाइंड द डिमेंशंस एंड हेंस द SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी n। हमने इस n की डिमेंशन फाइंड करनी है और इसका यूनिट फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, हमने सिर्फ इस n की डिमेंशन और विस्कोसिटी यूनिट फाइंड करना है। बेसिकली इसमें 6 और पाई कॉन्स्टेंट है, तो इन्हें हमने एलिमिनेट कर दिया। तो डिमेंशंस ऑफ f इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर डिमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी r और v। अब इनमें से फोर्स की डिमेंशन हमें पता है, r की भी पता है, v की भी पता है। फोर्स की होती है kg/s², जो कि हो जाएगा mLt-2। वेलोसिटी की होती है मीटर/सेकंड LT-1, और रेडियस की होती है मीटर, जो कि हो जाएगा L। अब इन तीनों की डिमेंशन हमें पता है और हमें ये चाहिए, तो बेसिकली हम इन दोनों को दूसरी साइड पर ले जाते हैं ताकि इसे सॉल्व करना सिंपल हो जाए। तो इसको जब हम नीचे जाएगा तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो विस्कोसिटी इज इक्वल टू एफ ओवर आर वी। अब इनके डिमेंशंस पुट की जो हमने यहाँ पे लिखी थी, अब इन्हें थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले m के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अब m की डिमेंशन है यहाँ पे 1, और इसके अलावा m की कोई डिमेंशन नहीं है, तो m की डिमेंशन 1 ही हो जाएगी। फिर इसके बाद लेंथ के लिए देख लेते हैं, l की डिमेंशन है यहाँ पे 1, इसकी डिमेंशन है 1, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी डिमेंशन हो जाएगी -1। इस तरह इस l की डिमेंशन है 1, जब ऊपर जाएगा तो इसकी डिमेंशन हो जाएगी -1। अब टाइम के लिए देख लेते हैं, टाइम की डिमेंशन यहाँ पे है -2, और इस टाइम की डिमेंशन है -1, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +1। तो इसे अब सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा m l, ये 1 इससे कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा -1,
और ये t -2 + 1 हो जाएगा -1। तो ये हमारे पास इसके डिमेंशंस आ गए। अब इसे यूनिट्स में करेंगे कन्वर्ट, तो ये बन जाएगा kg पर मीटर पर सेकेंड, जो कि कोफिशिएंट है इस विस्कोसिटी का, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड था। So that's it for this video. See you again.